हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखिए, उसमें हमने एक्सप्रेशन किया था रेट ऑफ रिएक्शन का। हाँ जी, जैसे मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, ए बी बी सी सी प्लस डी डी, ये मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, तो मैं इसके लिए रेट निकाल सकता हूँ -1/a d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए -1/b d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस 1/c d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी प्लस 1/d कंसंट्रेशन ऑफ d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, इस तरह से मैं एक्सप्रेस कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर वो रिएक्टेंट है तो मैं इसको बोल रहा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट की टर्म में है तो मैं बोल रहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। क्लियर है? हाँ जी, तो आज हम करेंगे यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड पर, किसी भी रिएक्शन की रेट पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी। नंबर फर्स्ट, कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वो डिक्रीज़ होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम टेम्परेचर भी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, हाँ जी। टेम्परेचर आपको पता ही है, अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर देता हूँ तो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसकी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब भी मैं शुगर को डालता हूँ वाटर के अंदर और उसको गर्म कर देता हूँ तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। मीन्स हमारी केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, देन जो हमारे पास रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड मेरे पास फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, हाँ जी। कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी भी रिएक्शन में, जो किसी भी रिएक्शन को की जो रेट को वो क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। ठीक है, एनहेंस कर देता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगो एनी चेंज। ठीक है, द स्पीसीज विच इंक्रीज या इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंज इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को वो चेंज नहीं करता, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वो इनहेंस कर देता है। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में मैं कैटालिस्ट यूज़ करता हूँ वो रिएक्शन की, उस रिएक्शन की रेट वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, उस रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात आती है हमारी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हाँ जी। हमारे पास कुछ रिएक्टेंट, कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हैं, और कुछ हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं जो लेट रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा नेचर पे, कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस नेचर का है, किस क्या उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट।
रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है हमने पढ़ा है, जो रेट है वो हम कंसंट्रेशन की टर्म में निकालते हैं, ठीक है। रेट है कंसंट्रेशन की टर्म में हम निकालते हैं। हाँ जी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो घटती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट हुए हैं, गुलबर्ग एंड वेज, गुलबर्ग एंड वेज। इन 1867 इन्होंने स्टडी किया कंसंट्रेशन के बिहाफ पर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वेज, या फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी, और ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो रेट होगा इक्वल होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी, और जो ये रेट के है ये होगा हमारे पास रेट कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये होगा हमारे पास रेट कांस्टेंट, क्लियर है। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो मेरे पास कोफिशिएंट मैंने लिखे हैं, पावर लिखी है ए एंड बी, ठीक है, वही यहाँ पर हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट करने की बात क्या है, जो ये पावर है, जो ये कंसंट्रेशन की पावर है, वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ए आया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है, मीन्स जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, हाँ जी, जो रेट होगी हमारी, रेट इजकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, ठीक है। और जो अल्फा एंड बीटा है वो नॉट इक्वल टू होंगे ए एंड बी के, मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो पावर है हमारे पास कंसंट्रेशन की जो पावर है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द रेट लॉ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन होगा, द रेट लॉ is the expression which express जो एक्सप्रेस करता है
the rate of reaction in terms of molar concentration. Express the rate of reaction in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of the reactant, molar concentration of the reactant. Each term is raised to some power, each term is raised to some power, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, which may or may not be equal to stoichiometric कोफिशिएंट। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि जो रेट लॉ है वो एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। और रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में। और हर एक टर्म की जो पावर होगी वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, किसके? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। जैसे अभी हमने लिखा था, जो रेट है हमारे लिए वो के ए की पावर ए बी की पावर बी थी हमारे पास, ठीक है, हाँ जी। एंड जो रेट हमारे पास थी के ए की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा और बी की पावर बीटा। मीन्स जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था हमारे पास, रिएक्शन हमारे पास थी ए बी से प्रोडक्ट, जो हमारे पास रिएक्शन थी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो इसने यही बोला है कि ये एक एक्सप्रेशन है जो कि शो करता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है किसी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को, और उसकी पावर वो इक्वल हो भी सकती है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के और नहीं भी इक्वल हो सकती है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। क्लियर है? हाँ जी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेट लॉ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेट लॉ। हाँ जी। नेक्स्ट हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। क्लियर है? अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन को रख देता हूँ यूनिटी, ए इजकल टू 1 बी इजकल टू 1, देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल आ जाती है के 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। रेट इजकल टू के, और के हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ रेट कांस्टेंट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। रेट कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इक्वल ही होगा व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को, कोई भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को अगर मैं यूनिटी पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ chemical reaction, it is the rate of chemical reaction when the molar concentration
concentration of each reactant, molar concentration of each reactant is taken to be यूनिटी। क्लियर? अगर मैं हर एक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रेट कांस्टेंट होगा हमारा K, वो इक्वल आ जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की या रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट से ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो रेट कांस्टेंट है, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ K, ठीक है, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर वैल्यू है, K की अगर ग्रेटर वैल्यू है, तो फास्टर विल बी रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, हाँ जी, जो रेट कांस्टेंट है उसकी डेफिनेट वैल्यू होगी, K की वैल्यू डेफिनेट होगी किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, हाँ जी, जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डजंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और जो रेट कांस्टेंट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम करेंगे ऑर्डर की बात, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हाँ जी, ऑर्डर क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई रेट है, रेट इजकल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, B की पावर B। ठीक है, ये मेरे पास एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा A प्लस B। ठीक है, मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है, उनका जो सम है, उसके इक्वल क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ the sum of the powers to which the molar concentration, the sum of the powers, the sum of the powers to which the molar concentration, to which the molar concentration in the rate law equation are, to which the molar concentration in the rate law equation, in the rate law equation are raised to express the, are raised to express, are raised to express the observed rate of reaction, express the observed रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला उसने, कि जो पावर दे रखी होती है, कंसंट्रेशन की जो पावर हमें गिवन होती है, ठीक है, उनका जो सम होता है उसके बराबर क्या होता है हमारे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, उसके बराबर क्या होगा हमारा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, हाँ जी, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मेरे पास रिएक्शन है 5Br नेगेटिव, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, 6H पॉजिटिव, प्रोडक्ट है 3Br2 प्लस 3H2 प्लस 3H2। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है और एक्सपेरिमेंटली उसने इसकी रेट दे रखी है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटली उसने रेट दे रखी है, रेट इज इक्वल टू K Br, कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव और
H पॉजिटिव का स्क्वायर, H पॉजिटिव की पावर 2, ये उसने हमें दे रखा है रेट एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्लियर है? क्योंकि हमने बोला था कि जो इनकी पावर है वो इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको गिवन रहेगी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो उसने पूछा है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? जो भी इनकी पावर्स हैं, ठीक है, जो भी मोलर कंसंट्रेशंस की पावर हैं उनके सम के बराबर क्या होगा? उनका ऑर्डर होगा। ठीक है, बी आर की पावर क्या है? 1। हाँ जी, BrO3 की पावर 1 प्लस, हाँ जी, H पॉजिटिव की पावर क्या है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? ये क्या होगी? फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट आपको दे दिया है रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/2। हाँ जी, आपको इसका ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट उसने दिया है ए की पावर 3/2, रेट दिया है ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 1/2 प्लस 3/2। हाँ जी, ये आ गया आपके पास सेकंड ऑर्डर। क्लियर है? ये आ गया सेकंड ऑर्डर। जो भी पावर्स हैं उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट है ऑर्डर इक्वल टू, ऑर्डर आया है आपके पास 3/2 प्लस -1, 3/2 -1, ये आपके पास आ चुका है 1/2। क्लियर है? इसका ऑर्डर क्या आ गया? 1/2। देखिए, ऑर्डर आपके पास रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और रियल नंबर में भी आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दे रखे होंगे न्यूमेरिकल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।